हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। डिस्कशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सेकंड लेक्चर का। अब देखो, यहां पे हम लोग मेजरली डिस्कशन करने वाले हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में, और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को दुनिया को बताने में काफी हेल्प की है। तो इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन भी किया है, फाइंड आउट भी किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक मेशर की। फ्रेडरिक मेशर ने डिस्कवर किया था, याद रखिए, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पे मेंशन किया गया है कि आइडेंटिफाइड डीएनए एंड नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक मेशर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया और नाम क्या दे दिया? न्यूक्लिन नाम दे दिया। अब आपको याद रखना है, जो न्यूक्लिन है ये नाम दिया था फ्रेडरिक मेशर ने, और जो न्यूक्लिक एसिड नाम है ये दिया था अल्टमान ने। तो मैं यहां एक पॉइंट लिख देता हूं, अल्टमान coined the term न्यूक्लिक एसिड। तो टर्म न्यूक्लिक एसिड देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? अल्टमान। पर न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मेशर। अब यहां पे नाम आ जाता है वाटसन और क्रिक का। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का एक मॉडल एक्सप्लेन करके बताया था। डीएनए का एक सिंपल सा मॉडल बताया था जिसके बेसिस पे हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। पर ये जो मॉडल वाटसन और क्रिक ने एक्सप्लेन किया था, इट वाज बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो यहां पे दो फोटो बने हुए हैं, एक है विल्किंस और दूसरे है फ्रैंकलिन। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने मिलकर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से डीएनए के एक्चुअल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया, और इस स्ट्रक्चर को मॉडल के फॉर्म में दुनिया को किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने। तो वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। तो कभी भी आप डीएनए डबल हेलिकल मॉडल सुनेंगे या फिर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए सुनेंगे, दोनों एक ही बात है। और ये जो मॉडल है डीएनए का, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन क्रिक ने इस स्ट्रक्चर को तब एक्सप्लेन कर पाया जब इन्होंने किसके स्टडीज को फॉलो किया? तो याद रखिए, वाटसन क्रिक ने फॉलो किया था विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के डेटा को। पक्का? तो ये सारे साइंटिस्ट जो हैं यहां पे जो बने हुए हैं, इन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया है किसके स्ट्रक्चर को समझने में? डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में। अब देखिए जरा, डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डीएनए में हमने पहले ही बोला था दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए किस चीज से बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। पर याद रखिए, कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? दो। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रहा और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रहा। तो ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़कर बनता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। ठीक है, ये रहा हमारा डीएनए। अब डीएनए की अगर हम बात करें, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गए। आगे लिखा है कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। अगर मान लीजिए ये दोनों स्ट्रैंड है डीएनए की, तो ये डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड्स में से जो लेफ्ट वाली है, लेफ्ट वाली स्ट्रैंड राइट वाली स्ट्रैंड की तरफ मूव करेगी और इस तरीके से कॉइलिंग हो जाएगी। ये जो कॉइलिंग है, जहां लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट वाला स्ट्रैंड राइट वाले स्ट्रैंड की तरफ मूव कर रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड कॉइलिंग। क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड कॉइलिंग। तो डीएनए जो है, क्या ये कॉइल्ड फॉर्म में मिलता है? जी हां, डीएनए हेलिकल फॉर्म में मिलता है, और इस हेलिकल फॉर्म में जो लेफ्ट वाली स्ट्रैंड है वो राइट वाली स्ट्रैंड की तरफ मूव करेगी और तब कॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो मतलब राइट हैंडेड कॉइलिंग शो करता है हमारा डीएनए। अगला यहां लिखा है पिच ऑफ हेलिक्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, और साथ में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स। इसको समझने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं डीएनए का। नोटिस करिएगा, यहां पर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, और स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे यहां पे कुछ चीजें हैं। गौर से देखिएगा, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से बीच में देखने को मिलेंगे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। क्या मिलेंगे? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10 बेस पेयर यहां बना दिए मैंने। और आगे कंटिन्यू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10।
यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, और डीएनए के स्ट्रक्चर को, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। मैं एक काम करता हूं, ऊपर लिख ही देता हूं। हम बात करने वाले हैं डीएनए डबल हेलिकल मॉडल के बारे में। और ये जो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है, इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक का ये जो मॉडल है, जिसे बोलते हैं डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, इस मॉडल में डीएनए जो है इसके बारे में कुछ डिटेल्स एक्सप्लेन किए थे वॉटसन एंड क्रिक ने। कौन कौन से डिटेल्स, एक एक करके देख लीजिए। याद रखिए, डीएनए एक हेलिक्स की तरह होता है, और डीएनए हेलिक्स की तरह होता है मतलब ऐसा मान के चलिए, जो हमारे पेन होते हैं ना, वो ऐसे वाले जिनमें बटन होता है, उनको ऐसे बटन दबाते हैं तो निब बाहर आती है, फिर बटन दबाते हैं निब अंदर चली जाती है। ऐसे वाले पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है ना, बिल्कुल वो स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा किसमें, डीएनए में। तो डीएनए उस स्प्रिंग की तरह होता है। तो आपने नोटिस किया हो, उस स्प्रिंग में, ऐसे स्प्रिंग को अगर आप ऐसे साइड से देखते हो तो यहां से आप नोटिस कर सकते हो उसमें एक छोटा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है। मतलब जो स्प्रिंग है वो है तो हेलिकल, पर उसमें यहां पे छोटा सा सर्कल दिखेगा और उस सर्कल का डायमीटर भी दिखाई देगा। पक्का? तो याद रखिए, डीएनए जो है इसमें भी एक फिक्स डायमीटर देखने को मिलता है, जो कि होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। मैं लिख देता हूं जल्दी से। डायमीटर जो डीएनए का होता है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर नैनोमीटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.20 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 0.2 नैनोमीटर, या फिर सॉरी 0.2 नहीं, 2 नैनोमीटर आप लोग लिख सकते हैं। 2 नैनोमीटर क्या है? ये है डायमीटर ऑफ डीएनए। अब डीएनए में आप नोटिस करिए, मैंने बोला डीएनए इज अ हेलिक्स, तो कुछ इस तरीके से ये हेलिक्स प्रेजेंट है। अब इस हेलिक्स में इस पार्ट से मैं स्टार्ट करूं, जहां से कॉइलिंग शुरू हुई है, वहां से स्टार्ट करके एक कंप्लीट कॉइलिंग जहां कंप्लीट हो रही है, इस पार्ट को, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। इसको क्या बोलते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स। मतलब यहां पे एक हेलिकल टर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से जो ट्विस्टिंग स्टार्ट हुई है, वो पहली ट्विस्टिंग यहां पे जाके एंड होती है, इसलिए यहां से लेके यहां तक के पार्ट को बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। जो पिच ऑफ हेलिक्स है, यह होती है 34 एंगस्ट्रॉम की। कितनी एंगस्ट्रॉम की होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में लिखना हो तो लिखेंगे 3.4 नैनोमीटर। क्या लिखेंगे? 3.4 नैनोमीटर। तो देखिए, जो पिच ऑफ हेलिक्स है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। नोटिस करिए, ये जो बीच में मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये लाइंस हैं नाइट्रोजनस बेस के पेयर्स, जैसे एडेनिन थाइमिन का पेयर, जैसे ग्वानिन साइटोसिन का पेयर, वैसे। तो याद रखिए, यहां पे टोटल जो पेयर्स मिल रहे हैं, बेस पेयर्स मिल रहे हैं, वो कितने हैं? तो मैं लिख देता हूं, एक पिच ऑफ हेलिक्स में टोटल 10 बेस पेयर्स देखने को मिलेंगे। कितने बेस पेयर देखने को मिलेंगे? 10 बेस पेयर्स। नोटिस कर लेते हैं कि नहीं। देखिए, यहां से कॉइलिंग शुरू हुई है और यहां पे कॉइलिंग यहां पे खत्म हुई है। टोटल बेस पेयर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 बेस पेयर्स होते हैं एक हेलिकल पार्ट में, या एक कर्ल या फिर एक ट्विस्ट में, और इस एक ट्विस्ट को हमने नाम दिया है पिच ऑफ हेलिक्स। अब अगर हमें पता चल गया है कि इस टोटल पिच की लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम, हमें पता चल गया यहां पे बेस पेयर्स कितने हैं, 10 बेस पेयर्स, तो क्या आप 2 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो याद रखिए, 2 बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होने वाली है? तो याद रखिएगा, 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 बेस पेयर्स। तो इतनी लेंथ में 10 बेस पेयर्स हैं, तो 2 बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी हो जानी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में लिखने जाओगे तो मिलेगा 0.34 नैनोमीटर। तो ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहली चीज पता की, डायमीटर। किसका डायमीटर? तो ये है डायमीटर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का एक डायमीटर होता है, कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। सेकंड, हमने पता किया कि डीएनए में ट्विस्टिंग होती है, कॉइलिंग होती है, कर्लिंग होती है। ये जो ट्विस्टिंग है, इसमें एक कर्ल को हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स,
और पिच ऑफ हेलिक्स जो है इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इस एक पिच में टोटल आपको कितने बेस पेयर्स दिखेंगे? तो टोटल बेस पेयर्स यहां पे दिखने वाले हैं 10। मैं लिख ही देता हूं, ये 10 बीपी लिखा हुआ है। बीपी मतलब क्या होता है? बेस पेयर्स। ये ना बेस पेयर्स, पक्का। अब ये जो 10 बेस पेयर्स आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, इनमें से हर एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो ये है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। मैं लिख देता हूं एक बार, ये क्या है? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। तो दो बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस देखने को मिलेगी, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। इसी के साथ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज नोटिस करिए, आप लोगों को याद होगा डीएनए में हमेशा डीएनए के केस में इस तरीके से कुछ मार्किंग्स होती हैं। जैसे अगर एक एंड पे लिखा है 5' तो उसी के ऑपोजिट एंड पे क्या लिखा होता है? 3'। और अगर एक एंड पे लिखा है 3' तो उसके ऑपोजिट एंड पे आपको देखने को मिलेगा 5'। ये जो 3' और 5' है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। जो 3' और 5' है, ये फॉस्फेट के बेसिस पे है। फॉस्फेट पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन से अटैच्ड है, वही नंबर हम वहां पे प्लेस कर देंगे। तो इस एरिया में जो फॉस्फेट है वो पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन से अटैच्ड है? 3rd कार्बन से, इसलिए ये हो गया 3'। और बिल्कुल वैसे ही क्या होगा? 5' भी हो जाएगा, पक्का। अब देखो जल्दी से इस स्ट्रक्चर में आप नोटिस करिए कुछ ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर नोटिस किया जाए तो यहां पे आपको एक ग्रुप देखने को मिल रहा है। ये इस ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं। ये जो ग्रुप देखने को मिल रहा है, इस ग्रुप को, जो ये छोटा सा ग्रुप है, इसको हम नाम देते हैं माइनर ग्रुव। तो डीएनए में आपको ग्रुप के नाम पे मिलेगा एक तो माइनर ग्रुव, और एक नोटिस करिए यहां पे काफी बड़ा वाला ग्रुव भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ा सा ग्रुव देखने को मिल रहा है। इस बड़े ग्रुव को हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रुव। तो डीएनए जो है उसके स्ट्रक्चर में आपको माइनर और मेजर ग्रूव्स देखने को मिल जाते हैं। तो मेजर ग्रूव भी है यहां पे, माइनर ग्रूव्स भी है यहां पे, पक्का। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, टोटल लेंथ की अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए की कंप्लीट लेंथ होती है, लेंथ ऑफ डीएनए होती है 2.2 मीटर्स। कितनी होती है टोटल लेंथ ऑफ डीएनए? 2.2 मीटर्स रहती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज देखिए, डीएनए में हमने बोला कितने स्ट्रैंड्स है टोटल? डीएनए में हमने बोला 2 स्ट्रैंड्स मिलते हैं। मान लीजिए ये रहा स्ट्रैंड नंबर 1 और ये रहा स्ट्रैंड नंबर 2। अब जो डीएनए हमारे पास पहले किस तरीके से मिलता था? ऐसे हेलिकल फॉर्म में मिलता था। इस हेलिकल डीएनए को मैं क्या करने वाला हूं? एकदम स्ट्रेट कर रहा हूं, लीनियर बना रहा हूं। तो इस हेलिकल डीएनए को अगर मैं लीनियर बनाऊंगा तो आपको बीच में यहां पे देखने को मिलेंगे बेस पेयर्स और साइड में मिलेंगे आपको स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यहां अगर मैं लिखता हूं 5' तो ऊपर मिलेगा 3' और यहां लिखा है 5' तो नीचे मिलेगा 3'। ये हमने कॉइल्ड हेलिकल डीएनए को क्या किया है? लीनियर फॉर्म में दिखा दिया है। क्यों दिखाया? कुछ रीजन है क्या? बिल्कुल रीजन है, गौर से देखिएगा। अब इस डीएनए की अगर मैं बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ लेडर लाइक डीएनए। पहली बात तो ये डीएनए अब लेडर लाइक लग रहा है। सीडी होती है ना, वो नशैनी बोलते हैं, सीडी बोलते हैं, वो सीडी जैसा आपको डीएनए देखने को मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं लेडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इस लेडर लाइक स्ट्रक्चर को अगर नोटिस करो तो इस लेडर में 2 तो पोल्स हैं। क्या है ये? पोल्स बोल दो इनको, या फिर इनको बोल दो बैकबोन ऑफ लेडर। बैकबोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैकबोन हमको खड़ा रखती है। वैसे इस लेडर में ये जो 2 पोल हैं वो इस लेडर को एकदम अपराइट रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, खड़ा रखेंगे। तो डीएनए के ये जो 2 पोल्स हैं, इन पोल्स को हमने बोला बैकबोन, पक्का। बीच वाले जो स्टेप्स हैं डीएनए के, क्या है ये? स्टेप्स। याद रखिए डीएनए में हम बेस पेयर बोलते हैं, पर नशेनी जो होती है, सीढ़ी जो होती है, उसमें इनको बोला जाता है स्टेप्स, है ना। तो जब कभी भी नशेनी पे चढ़ेंगे तो जहां पैर रखेंगे उन्हें बोलते हैं स्टेप्स। ये स्टेप्स एक्चुअली में क्या है? दीज आर बेस पेयर्स।
तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपको दो पोल देखने के लिए मिलते हैं। इन पोल को हमने नाम दिया है बैकबोन। तो डीएनए की जो ये बैकबोन होती है ये बनती है शुगर और फॉस्फेट से। पहले मैंने लिख दिया फॉस्फेट, साथ में मैं लिख दूंगा शुगर। तो शुगर और फॉस्फेट की जो ये बैकबोन आपको देखने को मिल रही है वो क्या है, वो डीएनए के एक्चुअली में क्या है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। एक और चीज यहीं पे साथ साथ में बोल देता हूं, एक स्ट्रैंड 3 से स्टार्ट होगी 5 की तरफ जाएगी और एक 5 से स्टार्ट होगी 3 की तरफ जाएगी। मतलब दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स कैसी होती है, एंटी पैरेलल। बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। तो याद रखिएगा डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे डीएनए जो है हेलिकल था, उसको हमने लीनियर किया। लीनियर डीएनए लैडर लाइक दिखेगा। इस लैडर लाइक डीएनए में दो तो बैकबोन्स होंगी और बहुत सारे स्टेप्स होंगे। जो बैकबोन है दे आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, और जो बीच में आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, स्टेप्स आर मेड अप ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर किस किस के थे, एडेनिन का पेयर था थाइमिन के साथ और साइटोसिन का पेयर था ग्वानिन के साथ। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट मिलता है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल का। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिख के रखी है। सबसे पहली चीज, पिच ऑफ हेलिक्स कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम, हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखिए, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न। ईच टर्न मतलब पिच। तो पिच में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, तो 10 बेस पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं एक पिच ऑफ हेलिक्स में। इसी के साथ डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर मैंने कैलकुलेट करके बताया था। दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 1 हेलिकल टर्न लेंथ ऑफ पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, लेंथ ऑफ हेलिक्स एक ही बात है। तो लेंथ ऑफ हेलिक्स को डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स के साथ, टोटल बेस पेयर्स इन 1 हेलिक्स। तो एक हेलिक्स में जितने भी बेस पेयर्स हैं उनके साथ में इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो होगी डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। सही बात है, आगे कंटिन्यू करते जाइए। अब जल्दी से देखिएगा, अब हम आ गए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। ये सेम स्ट्रक्चर अब तक हम डिस्कस करते चले आ रहे थे। इस स्ट्रक्चर में नोटिस करिएगा, ये जो दो हेलिक्स आपको डीएनए की देखने को मिल रही हैं, इन दोनों हेलिक्स के बीच वाले ये जो पार्ट है ये बेस पेयर्स प्रेजेंट है। पक्का? ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ये एक वही लेडर लाइक स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। लेडर लाइक स्ट्रक्चर में आपको ऑपोजिट पोलैरिटीज देखने को मिलेगी। 3 स्टार्ट होगा तो 5 पे जाएगा और 5 स्टार्ट होगा तो यहां पे 3 मिल जाएगा। सही बात है, ये सारा डिस्कशन हमने अभी तक किया है और आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे लिखा हुआ है डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर है इसके लिए लिखा हुआ है द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड, द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो दो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में आपको देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एडेनिन थाइमिन का पेयर है, उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन साइटोसिन का पेयर है, उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। पक्का? अब देखो, प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पायरिमिडीन। पहले भी हमने डिस्कस किया है, हमेशा जो बॉन्डिंग होगी, पेयरिंग होगी, वो प्यूरिन और पायरिमिडीन की होगी और हमेशा प्यूरिन के सामने कौन अटैच होगा, पायरिमिडीन। जैसे कि एडेनिन के साथ पेयर होगा थाइमिन का और साइटोसिन के साथ पेयर होगा ग्वानिन का। ये बात हमने ऑलरेडी की हुई है ना। और बढ़ते हैं आगे, जल्दी देखिए। यहां पे लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो यहां पे एक बार फिर से बना के दिखाया गया है। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें 2 स्ट्रैंड बताई गई हैं। दोनों स्ट्रक्चर जो स्ट्रैंड्स हैं वो बनी है शुगर और फॉस्फेट से, तो इसलिए उनको बोल दिया शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बीच में जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये है हमारे प्यूरिन पायरिमिडीन के पेयर्स, मतलब बेस पेयर्स। यहां पे उनको मॉलिक्यूलर वे में भी दिखाया गया है। ये रहा पेंटोस शुगर, साथ में अटैच्ड है फॉस्फेट, बीच में आपके पास मिल जाएगा नाइट्रोजनस बेस। तो ये पूरा अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया है। अब हमें बात करनी है एक स्पेशल रूल के बारे में। कौन सा रूल? चारगाफ्स रूल। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
अरविंद चारगाफ ने एक रूल दिया था। किसके बेसिस पर रूल दिया था? याद रखिएगा, बेस पेयरिंग के बेसिस पे इन्होंने एक रूल दिया था। कौन से टाइप की बेस पेयरिंग, गौर से देखिएगा। हम अगर बात करें, एडेनिन जो है, पहले ही बोला था, एडेनिन जो है इट ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। ये पेयरिंग हमको ऑलरेडी मालूम है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और हम फिर से एक बार बोल देते हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स में काफी अंतर आ जाता है। एडेनिन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं, ग्वानिन साइटोसिन में आपको टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे। बस ये डिफरेंस है, ठीक। अब सुनिए गौर से, अब चारगाफ रूल के हिसाब से मैं लिख दूं, चारगाफ रूल की अगर हम बात करें तो इस रूल के हिसाब से हमेशा एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन होता है। मतलब जितने आपको एडेनिन देखने को मिलेंगे उतने ही आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे? थाइमिन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए जल्दी से यहां पे नोटिस करिए, एडेनिन और ग्वानिन जो है ये हमेशा किसके बराबर होंगे? थाइमिन और साइटोसिन के बराबर होंगे। तो एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन हमेशा बराबर रहेंगे। कैसे बराबर रहेंगे? याद रखिए, एक डीएनए में मैंने बोला था एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थाइमिन के साथ। तो अगर एडेनिन हमारे पास 30 है तो ऑब्वियस सी बात है थाइमिन भी कितने होने वाले हैं? 30 होने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर ग्वानिन हमारे पास में 20 है तो साइटोसिन भी हमारे पास में कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए, क्योंकि हमेशा इनकी पेयरिंग होगी तो इनका नंबर भी कैसा रहेगा? बराबर। तो नोटिस करो, एडेनिन को अगर मैं लिख देता हूं 30, तो यहां मुझे थाइमिन भी लिखना पड़ेगा 30। अगर मैं ग्वानिन को लिखता हूं 20, तो मुझे साइटोसिन भी लिखना पड़ेगा 20। नोटिस करिए 30 प्लस 20 कितना हुआ? 50। उस तरफ भी 30 प्लस 20 ही हुआ है, मतलब कितना? 50। तो जो चारगाफ बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। चारगाफ के हिसाब से एडेनिन और ग्वानिन का जो सम है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ साइटोसिन एंड थाइमिन। परफेक्ट बात बोली इन्होंने। एक और चीज नोटिस करिए, अगर मैं इन दोनों को इस तरफ लाना चाहूंगा तो क्या होगा? तो कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। देखिए, अगर हम एडेनिन प्लस ग्वानिन लिखा हुआ है हमारे पास, इसके नीचे हम लिख दें साइटोसिन प्लस थाइमिन, तो सामने हो जाएगा 1। चेक करके देख लो, एडेनिन की वैल्यू पहले ही बता चुका हूं 30, ग्वानिन की वैल्यू 20, फिर से साइटोसिन की वैल्यू कितनी है? 20, और जो थाइमिन है उसकी वैल्यू कितनी है? 30। अगेन 50/50 हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो नोटिस करिए चारगाफ ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एडेनिन प्लस ग्वानिन हमेशा किसके बराबर होगा? साइटोसिन प्लस थाइमिन के बराबर होगा। और अगर हम एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1। ये सब इंफॉर्मेशन हमें दी है चारगाफ ने। किसने दी है इंफॉर्मेशन? चारगाफ। तो इसको बोलते हैं चारगाफ रूल। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, पहली चीज ये और दूसरी इंफॉर्मेशन ये। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? चारगाफ रूल बोलते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, आगे जाके अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए, किस टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं। अगर आपसे बात किया गया कि एडेनिन की वैल्यू दे दी गई है आपको, एडेनिन की वैल्यू आपको मान लीजिए दी गई है 20, और आपसे बोला गया है ग्वानिन कितने होंगे इस डीएनए में, ये फाइंड आउट करके बताइए। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहला, अगर हम बात करें एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस थाइमिन प्लस साइटोसिन, तो इन 4 टाइप के बेसिस को मिलाकर ही कौन बनने वाला है? डीएनए। तो पूरा जो 100% डीएनए है उसमें आपको 4 बेसिस ही देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। एक और चीज देखिए, अगर आपको एडेनिन का नंबर 20 दिया गया है तो मैंने पहले ही बताया था जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन भी होता है, क्योंकि एडेनिन थाइमिन बराबर है। तो देखिए थाइमिन जो यहां दिया हुआ है उसकी तरफ भी मैं क्या लिख दूंगा? उसके नीचे 20। अब बीच में हमारे पास में G था और साथ में कौन था? C था, इज इक्वल टू 100। ठीक, अब नोटिस करो हमारे पास ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्लस 20 कितना? 40 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो ग्वानिन और साइटोसिन जो है इनको तो इनकी वैल्यू भी क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि ये भी पेयरिंग करते हैं। तो या तो मैं यहां लिख सकता हूं
2c या लिख सकता हूं 2g। हमें फाइंड आउट g करना है, इसलिए हम लिख रहे हैं 2g। तो 2g जो है प्लस 40 इज इक्वल टू 100 हो जाने वाला है। सही बात। अब आगे नोटिस करना, अगर मुझे 2g की वैल्यू पता करनी है तो क्या करूं, 100 माइनस 40 कर दूं, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 60। और g की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 60/2 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 30। तो देखो एक चीज हमें पता चल गई, हमें अभी अभी पता चल गया जो ग्वानिन है इसकी वैल्यू कितनी है, ग्वानिन की वैल्यू है 30, एडेनिन की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी, तो एडेनिन की वैल्यू हमें दी गई थी 20। तो एडेनिन हो गया हमारे पास 20, थाइमिन हो गया 20, ग्वानिन हो गया 30, साइटोसिन हो गया 30, और इन सबको अगर ऐड करोगे तो आपका सम 100 आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको एक और दे दिया जाए और बोला जाए कि आपके पास मान लीजिए ग्वानिन है 40, ग्वानिन आपके पास 40 गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एडेनिन। तो आप कोशिश करके देखो, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर आपको ग्वानिन की वैल्यू दी है 40, तो आपको एडेनिन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई होप आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट करिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट में, लाइव चैट में दे दीजिए जल्दी से, चलेगा। ये लेक्चर्स जो कि हैं बहुत कम समय के लिए रखे हैं हमने, मतलब कि इन लेक्चर्स में हम बहुत ज्यादा बातचीत, चैट को रीड करना, डिस्कशंस नहीं करेंगे। आपको कोई भी डिस्कशन करना है तो आप मुझे कमेंट में डाल के दे सकते हैं। अगर आपको कोई लैगिंग का इश्यू आ रहा है या साउंड नहीं सुनाई दे रहा है तो बात अलग है, तो हम चैट को रीड कर रहा हूं मैं, उस चैट को मैं देखता रहूंगा। अगर वहां मुझे लैगिंग वैगिंग का कोई इश्यू दिखता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी कोई डिस्कशन हम इस लेक्चर्स में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, नीट एग्जाम काफी पास है। तो ये कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं है। इंटरेक्टिव सेशन हम लोग लाइव स्ट्रीम के तौर पर एक बार अलग से फिर से रख लेंगे। वो भी कहां पर रखेंगे, इंस्टाग्राम पर रख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहां पे स्पेसिफिकली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इस चैप्टर को कम से कम लेक्चर्स में कंप्लीट करके अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसका वेटेज काफी हाई है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। ये आपको कैलकुलेट करना है, इसका आंसर आप लोगों को आपके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं इस लेक्चर के कमेंट्स जो हैं उसमें पिन कर दूंगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा है कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल, जिनके बेस पेयर्स के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन दी गई है। एक बार वो देख लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा है 5174। याद रखिए 5174 एक्चुअली में एक बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है एक वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या है, इट इज अ वायरस दैट infects बैक्टीरिया। तो इट इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में क्या है, एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है। ठीक। अब इस बैक्टीरियोफेज के पास में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने मिलते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहां मिलते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। 5386 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेंगे 5174 बैक्टीरियोफेज में। 5174 बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, इट इज अ वायरस। ऐसे ही एक और नाम यहां पे लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज का, पर यह बैक्टीरियोफेज थोड़ा डिफरेंट है। इसका नाम है लैम्डाफेज। क्या नाम है इसका, लैम्डाफेज। लैम्डाफेज कौन है, दिस इज ऑल्सो अ वायरस। याद रखिएगा 5174 में जो ये 5386 नंबर लिखा हुआ है ये उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड आपको याद होंगे, 3 पार्ट को मिला के बनते हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। इन तीनों चीजों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। 5174 के पास में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पर अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, कौन सा वाला बैक्टीरियोफेज, लैम्डाफेज की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। इस बैक्टीरियोफेज के पास में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने मिल रहे हैं। देखो बेस नहीं बोल रहा हूं मैं, बेस पेयर्स बोल रहे हैं हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं 48,502। 48,502 बेस पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे किसके केस में, लैम्डा बैक्टीरियोफेज के केस में। अब देखो नेक्स्ट, अगला आ गया हमारा ई कोलाई। ई कोलाई एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, फुल फॉर्म इसका है एस्केरिशिया कोलाई। एस्केरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास टोटल बेस पेयर्स मिलते हैं 4.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 बेस पेयर्स। मतलब 4.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6
बेस पेयर्स मिल रहे हैं इसके पास में। ये आपको डेटा याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला पार्ट, अगर हम हैप्लॉइड कंटेंट की बात करते हैं, वो भी ह्यूमन के, ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है इसको बोलते हैं जीनोम। क्या नाम दिया जाता है? जीनोम। तो यहां पे ह्यूमन जीनोम दिया गया है, कितना लिखा है? 3.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 बेस पेयर्स। ये डिप्लॉइड कंटेंट नहीं है, कैसा कंटेंट है? हैप्लॉइड। मैं लिख देता हूं, दिस इज जीनोम ऑफ ह्यूमन, या ह्यूमन जीनोम है, ये है ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम जो होता है उसको हम हैप्लॉइड कंटेंट भी बोल सकते हैं, और जो हैप्लॉइड कंटेंट यहां पे देखने को मिल रहा है ये किसका है? ह्यूमन डीएनए का है। कितना है? 3.3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9। तो ऑब्वियसली डिप्लॉइड कंटेंट कोई पूछे तो डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज इसका डबल, मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 बेस पेयर्स। ये हो जाएगा डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, पक्का, डबल ऑफ ह्यूमन जीनोम। चलिए, अब ये हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की है जिनका कंटेंट, जेनेटिक मटेरियल, उनके न्यूक्लियोटाइड, उनके बेस पेयर्स हमें मालूम होना चाहिए। पर एक चीज याद रखिए, अगर आपको बेस पेयर्स पता है, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पता है, तो आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? अगले पेज पे आते हैं। देखिए, यहां लिखा है कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए। अगर हमें डीएनए की लेंथ पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ डीएनए पता करने का यहां एक फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। मजे की बात, हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। दो बेस पेयर्स की डिस्टेंस, दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस थी 34 एंगस्ट्रॉम बाय 10, जो कि थी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखिए 3.4 एंगस्ट्रॉम जो थी, ये क्या थी? इट वाज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स। अब इसको एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो बस एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपका आएगा 0.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर ये एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम से क्या में कन्वर्ट कर दिया हमने? नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 0.34 नैनोमीटर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, पीछे निकाला था हमने। अब आगे देखो, नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? अभी अभी कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ बेस पेयर्स की अगर हम बात करें तो ये है डिप्लॉइड कंटेंट, डिप्लॉइड बेस पेयर्स। पीछे ही मैंने लिखा था, इधर नीचे की तरफ कितना लिखा था चेक कर लो, 6.6 इंटू 10 पावर ऑफ 9। कैसे निकाला था? ये जो हैप्लॉइड कंटेंट दिया है इसको डबल कर दिया था बस। तो देखो मेरे पास में यहां पे आ गया, डिप्लॉइड बेस पेयर्स हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। तो ऑब्वियसली मेरे पास दो चीजें आ गई हैं, तो तीसरा मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो लेंथ ऑफ डीएनए निकल आएगी। देखो लेंथ ऑफ डीएनए निकालने के लिए क्या किया गया है? डिप्लॉइड कंटेंट, डिप्लॉइड बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई किया गया है विद डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, और रिजल्ट हमारे पास में निकल के आ गया 2.2 मीटर। मजे की बात, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दी है। इसी लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि टोटल लेंथ जो होती है डीएनए की, इट इज 2.2 मीटर्स, है ना। चलिए, अब देखो यहां लिखा है इकोलाई की अगर हम बात करें, देखो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो यहां पे हमें फिक्स मिलती है। कितनी फिक्स है? 3.34 नैनोमीटर, या फिर बोल सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, वो तो फिक्स है। तो देखो यहां लिखा है लेंथ ऑफ डीएनए, किसके डीएनए की लेंथ? इकोलाई के डीएनए की लेंथ यहां पे दी हुई है। कितनी दी हुई है? लेंथ है टोटल 1.36 mm, 1.36 मिलीमीटर दी हुई है। मिली मतलब 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर्स, पक्का। तो नोटिस करो, लेंथ ऑफ इकोलाई दी हुई है 1.36 मिलीमीटर, या फिर 1.36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। दोनों सेम इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि यहां -3 जो लिखा है इसका मतलब ही मिली होता है ना। हाँ, तो सेम। आप देखो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब इस बार हमें फाइंड आउट करना है ये गिवन ये है और गिवन ये भी है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स यहां लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस को नीचे ले जाके डिवाइड करवा दो, तो लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स करना पड़ेगा। तो ये रहा लेंथ ऑफ डीएनए और ये रहा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। जैसे ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमें पता चल जाते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन इकोलाई, है ना। तो मतलब एक चीज है, या तो आप पीछे की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रट लीजिए टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन इकोलाई, या फिर इनको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से।
ये वाले फॉर्मूले की मदद से। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, अपना आंसर आसानी से निकाल लें। चलिए अब देखो, अब आ गई है बात पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पर। मतलब डिस्कशन करना है किस बारे में, डीएनए हेलिक्स किस तरीके से पैक होती है। तो यहां का ये वाला जो पार्ट है ये हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो उस अगले लेक्चर को हम लोग कब अपलोड करने वाले हैं, कब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, कल के दिन, ठीक है ना। तो अभी पहला लेक्चर एक हो चुका है आपका, अब हम ये हमारा जो चल रहा है दूसरा लेक्चर है, अब हम कल के दिन अपलोड करेंगे तीसरा लेक्चर। ऐसे ही मुश्किल से 5 या 6 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीटली हम खत्म कर देंगे। और इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा एग्जाम में, इसलिए आपको भी पूरे लेक्चर्स शुरू से लेके एंड तक अटेंड करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस इसके पे बन सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को बुक्स में ढूंढिए, सॉल्व करिए और इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अब इस चैप्टर में जो भी अभी मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, वो सेम नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में फिर आप दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।